किसी चीज की जनता को लत लगा दीजिए और उसके बाद उसमें मोनोपोली हासिल कर लीजिए और उस तरीके से एक तरीके से मार्केट पर आपकी लीडरशिप बन जाएगी। लेकिन जनता अगर जाग गई फिर क्या होगा? कोई अल्टरनेटिव अगर खड़ा हो गया फिर क्या होगा? यानी कि रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नेसेसिटीज पहले हम सुनते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या आप कंसिडर कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट? नहीं। रिसेंटली ये ट्रेंड चल रहा है बीएसएनएल की घर वापसी। इसका कारण ये है कि 3 जुलाई को नोटिस आता है कि 25% भाव बढ़ गए हैं, मतलब जो आपका यूजुअल टैरिफ रेट होता है। और कई लोग ऐसे जोक्स डाल रहे हैं इंटरनेट पर, ऐसा लगता है कि ये तीनों कंपनीज, मैं इन तीनों कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ये साथ मिलकर भुट्टा खा रहे थे, कुछ मॉनसून चल रहा है, इन्होंने डिसाइड किया कि मोटा भाई रेट बढ़ा दिया जाए। मोटा भाई ने कहा चलो यार तुम कह रहे हो बढ़ा देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर तो मेरे ही पास है। 25% बढ़ा दिया और ये कोई पहली राइज नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक क्वार्टर के गैप पर कुछ ना कुछ ये राइज कर रहे हैं। आई वॉज रीडिंग वन न्यूज़ इन बिजनेस टुडे, वो कह रहे हैं कि शायद इस साल के लास्ट क्वार्टर में फिर एक राइज देखने को मिल सकता है। तो अगर ये कंटिन्यूस राइज होगा और वो भी 25%, फिर 25%, तो फिर तो मतलब इट इज लाइक अ ह्यूज गैप। ये देखिए अगर तीनों को मिला लें, क्योंकि 3 ही पावर है इस टाइम पर, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन, करीब 90% मार्केट शेयर इनके पास है। बीएसएनएल के पास कितना शेयर आ रहा है? करीब 10% से भी कम समझिए। एक समय पर जो मार्केट का 70% शेयर अपने पास रखता था, इस समय 10% से भी नीचे। लेकिन दिन बदलने वाले हैं क्या? क्योंकि जब से 3 जुलाई के बाद ये न्यूज़ आई है, 4 जुलाई को इन्होंने, बाकी दोनों ने भी बढ़ा दिया रेट, उसके बाद से कितने सारे लोग जगह जगह पर अपने यू कैन से नंबर को पोर्ट करा रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं कि भाई पोर्ट करा लो। तो क्या होने वाला है, ज़रा कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं। ये देखिए बीएसएनएल का 199 में 30 डेज, मतलब इट्स लाइक 2 GB पर डे भी है और अनलिमिटेड कॉल्स भी है। एक इनका एक पैकेज चल रहा है 1530 फॉर पर ईयर, जिसमें कि 1.5 GB पर डे भी है और कॉल्स भी हैं। तो वो तो अगर आप इफेक्टिवली देखो तो वो तो 200 से भी बहुत नीचे पड़ जाएगा, राइट? तो क्या बीएसएनएल डिफीट करने वाला है? ज़रा स्टोरी को शुरू करते हैं बीएसएनएल के इंसेप्शन से। सन 2000 बीएसएनएल का इंसेप्शन होता है। आप में शायद कुछ लोगों को याद होगा, ऐसा एक एडवर्टीजमेंट आता था, कनेक्टिंग इंडिया। वर्ल्ड कप का मैच होता था तो आता था कि बीएसएनएल का चौका, राइट? और उससे बीएसएनएल की ऐसी हालत कैसे पहुंची? सन 2000 की बात करें, 2001 से 2008 तक का डेटा देखेंगे तो कभी भी बीएसएनएल लॉस में नहीं था। बीएसएनएल कंटिन्यूसली प्रॉफिट में था, जबकि बीएसएनएल कोई प्रॉफिट के लिए नहीं बना था, इट वाज अ पीएसयू। तो वो कनेक्ट करने के लिए बना था इंडिया को। वो उन जगहों पर ये टेलीकॉम सर्विसेज देने के लिए बना था कि जिन जगहों पर एक्चुअली ये जो बाकी मोबाइल प्लेयर्स हैं ये जाना नहीं चाहते थे। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए जैसे अभी जो न्यूज़ थी उसमें पूछा गया भाई आपने ऐसा क्यों किया। जियो की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वोडाफोन की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं। एयरटेल ने कहा देखो मैं बताता हूँ मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें अपने ARPU को बढ़ाना है और 300 रुपीज़ करना है। क्या है ARPU? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मुझे बताइए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कंपनी को कहां ज्यादा मिलेगा, अर्बन एरिया में कि रूरल एरिया में? तो जाहिर सी बात है अर्बन एरिया में, क्योंकि अर्बन एरिया में उसका जो स्पेंड होगा पर्सन का ऑन टेलीकॉम वो ज्यादा होगा, है कि नहीं? और उसी एरिया में जो उसको खर्च करना है कंपनी को, टावर मेंटेनेंस, स्टाफ वगैरह, उतना ही स्टाफ पर खर्चा करके, उतनी ही सर्विसेज पे खर्चा करके उनका रेवेन्यू ज्यादा होगा। ज्यादा रेवेन्यू का तो जाहिर सी बात है ARPU बढ़ जाएगा, है कि नहीं? रूरल एरिया पर इनका फोकस नहीं था, लेकिन भाई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को तो रूरल एरिया को कनेक्ट करना है ना, क्योंकि देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो इस वजह से बीएसएनएल वाज इंपॉर्टेंट। तो बीएसएनएल ने अपने आप को वहां पर एक्सपेंड किया। लेकिन फिर भी देखिए बीएसएनएल का प्रॉफिट, अगर इन सालों के बीच की बात करूं तो करीब 46,000 करोड़ का प्रॉफिट था, राइट? कुछ ऐसे भी ईयर थे जैसे 2004-05 10,000 करोड़ पर ईयर। तो आप सोचेंगे 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी बीएसएनएल एक साल में, तो वहां से ये वाला हश्र कैसे हुआ? उस हश्र के 4 रीजन हम कह सकते हैं। पहला, स्कैम्स। जैसे उस समय ये गठबंधन की सरकार थी, टेलीकॉम मिनिस्टर बने दयानिधि मारन जी, तो एक तो इनका स्कैम सामने आया, बड़ा ही रोचक स्कैम था। बात खुली तो पता लगा कि इन्होंने अपने लिए एक अलग से एक्सचेंज बनवाया अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास, कुछ बीएसएनएल के सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर, और उसमें करीब 330 हाई स्पीड इंटरनेट लाइन। आप खुद ही सोचो बीएसएनएल के साथ हमारा जो अनुभव रहा है, अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि इंटरनेट लगवाना ही बहुत बड़ी बात थी। एप्लीकेशन दो, जुगाड़ लगवाओ, सिफारिश करो, कोई आपकी सुन ले तो आपको लगे ओ हो हम पर तो एहसान हो गया, फिर जाकर आपका इंटरनेट आ रहा था। लेकिन यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट 330 लाइन,
आप सोचोगे कर क्या रहे थे जनाब? तो इन जनाब का एक्चुअली सन नेटवर्क था, अलग से इनका एक चैनल था। तो ये बाद में आरोप भी लगे कि एक्चुअली उन हाई स्पीड इंटरनेट लाइन से वो अपलिंक कर रहे थे अपने प्रोग्राम्स को। तो आपके और हमारे पैसों से, टैक्स पेयर्स मनी से ये जनाब अपना चैनल चला रहे थे, उससे पैसा कमा रहे थे, राइट। और इसमें करीब 440 करोड़ का नुकसान हुआ 4 महीने में उस समय बीएसएनएल को। ये एक डेटा यहाँ पर सामने आया था। फिर इनको कहा कि भाई आप पर तो इतना बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा आरोप लग गया, जांच होगी, तो कुछ तो मतलब देख लो। तो उन्होंने कहा ठीक है आगे मत बोलो, ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, चलो हम रिज़ाइन दे देते हैं। ये रिज़ाइन देकर चले गए। इनकी जगह दूसरे महानुभाव आए, ए राजा। इन्होंने नेक्स्ट लेवल काम किया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसमें आरोप था करीब 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ भारत सरकार को, ऐसा उस समय सीएजी की रिपोर्ट कह रही थी। अब आप कहेंगे सर ये घोटाले चल कैसे रहे थे? मतलब अगर ये थे तो इनके खिलाफ एक्शन होता, तो फिर उसके बाद ऐसा क्यों है कि सिमिलर पार्टी से फिर यहाँ पर आपके ए राजा आ रहे हैं? क्योंकि गठबंधन की सरकार थी ना, तो डीएमके से आपको लेना था एक नेता को, क्योंकि भाई उनके सपोर्ट पर सरकार चल रही है। मनमोहन सिंह जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। खैर, अब आप कहेंगे इससे फ़र्क क्या पड़ा? इससे फ़र्क ये पड़ा कि जो एक प्रॉफिटेबल पीएसयू थी हमारी बीएसएनएल, अब इस पर नज़र बन गई। क्योंकि आप खुद ही बताओ, जिसके ऊपर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगते हैं, तो उसके बाद अगर वो कोई बड़ा प्लान लेकर आएगी, इन्वेस्टमेंट प्लान, एक्सपेंशन प्लान, तो उसके बाद जो ऊपर वाले अधिकारी हैं वो थोड़ा सोच समझकर फाइल पे साइन करेंगे कि नहीं करेंगे? वो समझेंगे, वो सोचेंगे यार पता नहीं कौन सा घोटाला कर दें अब ये। तो आप कहेंगे सर इसमें तो इनकी गलती थी ना, इसमें अधिकारी थोड़ा ना इन्वॉल्व है। भाई सब केवल ये तो केवल एक ट्रेलर है, राइट, झांकी है, ये पिक्चर इसके बाहर भी है, पिक्चर बाकी है। वो क्या है? एग्जाम्पल जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए, तो जब इसके बाद एक के बाद खुदाई होने लगी तो पता लगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे कि शेल कंपनीज को दे दिए गए। शेल कंपनीज का मतलब है कि एक ऐसी कंपनी जो किसी एड्रेस पर बता रखी है लेकिन वहां एग्जिस्ट नहीं करती, प्लस उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस कंपनी ने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उससे वो करा रही है काम। तो एक्चुअली बीच का मार्जिन कुछ ऐसे ही लोग खा रहे हैं। तो उसमें कुछ नेता भी हो सकते हैं, कुछ अदर लोग भी हो सकते हैं जिनका क्लोज कनेक्शन था ब्यूरोक्रेसी से और पॉलिटिशियंस से। नोकिया जैसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाता है और एक शेल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो मुझे बताओ इसके बाद सीबीआई की नज़र इस पर होगी कि नहीं होगी? अब जैसी नज़रें होने लगी तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा बीएसएनएल के एक्सपेंशन प्लान पर। बीएसएनएल ने उस समय पर जो एक प्लान बनाया था कि दे आर गोइंग टू एक्सपेंड फर्दर, नए टेक्नोलॉजी के टावर्स को लगाएंगे, तो उसके आज के समय के हिसाब से कीमत बताऊं तो पड़ती है करीब 80,000 करोड़। अगर इतना बड़ा एक्सपेंशन प्लान होता तो शायद उसके बाद आए जियो, वोडाफोन, मतलब उसके बाद जो जियो आया, इनको तो बड़ी टक्कर मिल रही होती, राइट। खैर वो प्लान एक्सटेंड नहीं हो पाया, क्योंकि इसके बाद तो बीएसएनएल यू कैन से कि घेरे में आती चली गई। एक एक कॉन्ट्रैक्ट, अगर 5,000 करोड़ का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है तो उस पर भी निगरानी आ रही है, रोक लग रही है, तो भाई एक्सपेंशन तो रुक गया। अब इसी समय पर लेवरेज किसने ले ली? प्राइवेट प्लेयर्स ने ले ली। उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो जिस तरफ जहां पर बीएसएनएल को फर्दर एक्सपेंड होना चाहिए था, क्योंकि प्रॉफिटेबल पीएसयू थी, ये रुक गई और बाकी लोग एक्सपेंड करने लग गए। इसके बाद दूसरा ये वाला था, अगर आप में से कोई अब कभी गया हो बीएसएनएल के ऑफिस उस समय पर, तो क्योंकि भाई मार्केट के किंग थे बीएसएनएल वाले एक तरीके से, राइट। तो ये समझ लीजिए, जो कहते हैं ना कॉमन भाषा में कि यार आदमी को आदमी नहीं समझ रहे मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपका इंटरनेट लग रहा है, फिर वो इंटरनेट अच्छे से काम नहीं कर रहा, फिर आप एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, तो एक तरीके से आपका कितना समय तो इसी में ज़ाया हो जा रहा है। इससे जिस सुविधा के लिए आपने इंटरनेट लिया था कि बिजनेस में हेल्प मिलेगी या किसी और चीज़ में हेल्प मिलेगी, वो नहीं हो पा रहा है, और इसकी जगह प्राइवेट प्लेयर्स इस समय अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे। तो मुझे बताइए, एक नेचुरल हमारा एक यू कैन से एट्रीब्यूट है कि हम वी आर गोइंग टू शिफ्ट फॉर द बेटर ऑप्शन, तो वी शिफ्टेड फॉर द बेटर ऑप्शन। लो एफिशिएंसी, कारण हाई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एक समय पर 1,70,000 के आसपास एम्प्लॉइज थे, और बाकी दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि वहां पर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज कम था, रेवेन्यू उसके प्रपोर्शन में ज्यादा होने लगा, तो ये भी एक फैक्टर था। और फिर ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, यानी कि जैसे आपके जो टावर्स हैं उस पर जो बीटीएस बॉक्स लगते हैं, सिंपल भाषा में बताऊं, जिस समय जियो सोच रहा था कि यार मैं ऐसे टावर्स के साथ या तो यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, जैसे कंपनी थी ZTE, या फिर मैं खुद अपने टावर्स बनाऊंगा, तो उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी रखूंगा जिससे 4G पर मैं भविष्य में 5G में शिफ्ट हो सकूं, 4G लगाऊं 5G में शिफ्ट हो सकूं। जियो ने ऑप्शन दिया कि आपको फ्री में मिलेगी सुविधा, और फ्री में कब तक? 1 साल तक फ्री में चल रही थी।
पहले कहा 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर बढ़ती चली गई। अभी इस वीडियो में हम इस बात पर भी जाएंगे कि जियो ऐसे फ्री में सुविधा दे कैसे पाया, क्योंकि हमारे देश में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कहता है कि सीसीआई इंश्योर करेगी कंपटीशन शुड बी देयर, यानी कि कोई भी मार्केट प्लेयर मोनोपोली नहीं बनाएगा या ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करेगा जिससे कि कंपटीशन खत्म हो जाए। तो फिर जियो कैसे टिक पाया, उसकी स्टोरी भी आने वाली है। बीएसएनएल रिवाइव कैसे होगा, उसकी स्टोरी भी आने वाली है। लेकिन पहले कमियों पे तो जाना ही था। खैर, अब इन कारणों से अब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ये बीएसएनएल का लो था इन कंपैरिजन टू दीज प्राइवेट प्लेयर्स। होना ही था, क्योंकि देखो बीएसएनएल की ये एक बाद में जाके एडवांटेज भी बनी। जैसे इसके बाद से इतने लॉसेस हुए बीएसएनएल को, लेकिन फिर भी बीएसएनएल टिक कैसे पा रहा है, उसका एक बड़ा कारण यही है। दूर दराज के इलाकों में, कहीं पहाड़ों में, कहीं दूर दराज के इलाकों में, रेगिस्तान में, जहां पर ये प्राइवेट प्लेयर नहीं जा रहे थे, बीएसएनएल जा रहा था। बीएसएनएल आज भी काम कर रहा है। आप में से जो लोग इस वीडियो को बीएसएनएल से देख रहे होंगे, जरा कमेंट में बताइएगा। तो दिस हैपेंड, ये देखिए, फिर ऐसी रिपोर्ट आने लगी 16.4 लाख कस्टमर्स क्विट बीएसएनएल नेटवर्क 2023 में, लेकिन अब इसका रिवर्सल देख रहा है। तो जियो ने कैसे डोमिनेट किया? जियो ने 2016 में सबसे पहले तो पीछे से, मतलब ये काम केवल अभी का नहीं था, जियो ने इसके पीछे करीब $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। जिस टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होने वाला था टेलीकॉम सेक्टर 4G, उसके लिए जियो ने पहले से ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। एक रफ एस्टीमेट बताऊं तो कहा जाता है करीब 1,80,000 करोड़ के आसपास मुकेश अंबानी जी ने खर्च किए थे। और उसके बाद जैसी फ्री सर्विसेज दी, तो फ्री सर्विसेज में सब्सक्राइबर बेस बढ़ा दिया, शूटअप कर दिया, 0 से लेकर 30% ऑफ द मार्केट साइज। अगर 30% मार्केट साइज ले लिया, तो उसके बाद जैसे वो मिनिमम चार्ज आप पर लगने स्टार्ट हुए थे ना जियो के, उससे पता रेवेन्यू कितना आया था उस वाले फाइनेंशियल ईयर में? तो कहा जाता है करीब 2,95,000 करोड़ मात्र। इसको कहते हैं बिजनेस। खैर, बढ़ा दिया इन्होंने। लेकिन उसके बाद जो मोनोपोली स्टार्ट हुई इनकी, उसके बाद इन्होंने ग्रेजुअली स्टेप अप करते रहे। आप कहेंगे मोनोपोली कैसे? मोनोपोली में तो एक प्लेयर होता है। यहां पर मोनोपोली इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि बाकी प्लेयर्स तो खत्म ही हो गए ना। फॉर एग्जांपल, बाकी प्लेयर्स इन द सेंस, आइडिया मर्ज हो गया वोडाफोन में, एयरसेल, हच, कहाँ, ये सब तो वो कन्वर्ट हो गया वोडाफोन में। आपका एयरसेल, टेलीनॉर, यूनिनॉर, ये सब तो खत्म ही हो गए, राइट। बचे कौन? जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे थे वोडाफोन और आपका एयरटेल। अब वोडाफोन और एयरटेल एक तरीके से टो करेंगे टैरिफ लाइन विच इज गोइंग टू बी प्रोपेगेटेड बाय जियो, एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, राइट। कंपटीशन को इन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। अब आप कहेंगे ऐसा कर कैसे पाए, मतलब कुछ इनके खिलाफ नहीं हुआ कि फ्री सर्विस के खिलाफ? जरा एग्जांपल देता हूं। इनके खिलाफ एक्चुअली भारतीय एयरटेल ने केस किया सीसीआई में। उन्होंने कहा कि सर, आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, ऑलरेडी हमारे पास एक लॉ है, तो प्लीज यूज दैट लॉ। क्योंकि हम मानते हैं कि हम फ्री मार्केट है। फ्री मार्केट का मतलब है कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भाव डिसाइड होने चाहिए। लेकिन कोई अपनी सर्विसेज फ्री में दे देगा, लोगों को एडिक्ट कर लेगा, हुक कर लेगा और हमारे सारे मार्केट को डिस्टॉर्ट कर देगा, तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। भाई, अगर प्राइस को लो करते समझ में आता है, लेकिन फ्री ही कर दिया, इसके साथ कैसे कंपीट करें? ये कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जागो, कुछ इस पर करो। एक तो होता प्रेडेटरी प्राइसिंग, आपको तो उस पर भी एक्ट करना चाहिए। अगर कोई प्रेडेटरी प्राइसिंग करता है, मतलब अपने प्रोडक्ट को लॉस में बेचने लग जाए जिससे कि मार्केट को खत्म कर दें, उसको हम कहते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। लेकिन जियो ने तो उससे भी नेक्स्ट लेवल काम कर दिया। तो सीसीआई ने कहा, देखो हम बताते हैं तुम्हें बात, एक्चुअली हुआ क्या है। उनका कहना है कि देखो, सीसीआई का जो लॉ है ना, वो जियो पर लगेगा नहीं। भारतीय एयरटेल ने कहा, क्यों नहीं लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, देखो, ये जो कंट्रवेंशन होता है ना, जो सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए जो कंपटीशन एक्ट का है, वो जियो पे इसलिए लगेगा क्योंकि ये सेक्शन तभी लगता है जब कोई मार्केट का बड़ा प्लेयर ऐसा कर रहा हो। जियो तो उस समय मार्केट प्लेयर था ही नहीं, तो इससे इस सेक्शन का इस्तेमाल उस पर हो नहीं सकता। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि जियो के जो कंसल्टेंट्स थे, उन्होंने पहले से बता रखा था कि सर, लॉ में ये लूप होल है। लूप होल तो समझ लीजिए कि इसी में आपकी चांदी है। तो उन्होंने देखिए यही कहा कि देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी डोमिनेंट पोजीशन एंजॉयड बाय द रिलायंस जियो, यानी कि कोई डोमिनेंट पोजीशन उस समय पर नहीं थी जिस समय पर फ्री दिया, रिलेवेंट मार्केट, द क्वेश्चन ऑफ एलिज्ड अब्यूज डज नॉट अराइज। तो इस वजह से अब्यूज अब माना ही नहीं जाएगा। तो रिलायंस वाज सेइंग कि आप ऐसे ही समझ रहे थे क्या? प्लानिंग सब कुछ हो चुकी थी, तो चार्जेस जो थे वो हम पर साबित नहीं होंगे। नए जो न्यू एंट्रेंट होता है उस पर ये पर्टिकुलर लॉ नहीं लगता है, तो इसका इन्होंने यूज किया, राइट। अब कंपैरिजन करते हैं जरा जियो का और बीएसएनएल का। जियो इस समय 5G पर है, राइट, और 5G को फर्दर एक्सपेंड करने पर फोकस कर रहा है। और बीएसएनएल ने टाई अप किया है टाटा के साथ, टीसीएस के साथ टू बी प्रिसाइज।
और 2024 में उनका प्लान है एक्सपेंड करने का 4G को, और उन्हीं टावर्स को वो 5G में कन्वर्ट करेंगे 2025 में। दैट इज देयर प्लान। अगर हम स्केल की बात करें तो जाहिर सी बात है जियो ने अपने स्केल को काफ़ी एक्सपेंड किया हुआ इन कंपैरिजन टू BSNL। लेकिन जो अभी ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि देखो, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये तीनों तो अपने प्राइस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। BSNL है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी को है बैकिंग, राइट। वो जियो बचा कैसे इस समय तक, मतलब बचा इस वजह से गवर्नमेंट की बैकिंग है। अगर मैं आपको एक रफ डेटा बताऊं तो पिछले अगर हम 5 सालों की बात कर लें तो उसमें करीब 3 लाख करोड़ की बैकिंग मिली है BSNL को। छोटी रकम थोड़ी ना है ये, राइट। तो क्या रीजन रहे, एक तो गवर्नमेंट की बैकिंग। अब आप कहेंगे गवर्नमेंट बचाना क्यों चाह रही है। देखिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी कौन दे रहा है, BSNL दे रहा है। आप लोग शायद बड़े शहरों से अगर इसको देख रहे होंगे तो आपको बता दूं, कितने सारे ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और नीचे कमेंट करके बताएंगे जिनके एरिया में अभी तक BSNL है, तो इस वजह से दे आर एबल टू कनेक्ट, राइट। अब इस वीडियो को बनाने से पहले आई वाज जस्ट टॉकिंग टू सम ऑफ द स्टाफ इन आवर ऑफिस। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या लगता है, मतलब BSNL रिवाइव होने वाला है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने कहा कि सर हम तो पोर्टेबिलिटी करा रहे हैं, राइट। हम और आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जरूरी है कि BSNL जैसी कंपनी रहे, राइट। गवर्नमेंट कंपनी है, उसका केवल प्रॉफिट मोटिव नहीं है, राइट। उसका मोटिव है टू सर्व, टू एक्सपेंड, क्योंकि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्ट प्रॉफिट के लिए काम करता है, राइट। और अगर BSNL जैसी कंपनी रहेगी तो ऐसे में बाकी जो ये प्लेयर्स हैं वो भी कुछ अपने प्राइस को डाउन रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे। तो आपका और हमारा दोनों का इंटरेस्ट इस बात से जुड़ा हुआ है कि BSNL का रिवाइवल होना चाहिए, राइट। तो उसमें गवर्नमेंट की बैकिंग तो है, लेकिन आपकी और हमारी बैकिंग भी होनी चाहिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे एरिया में अगर 4G सर्विस नहीं दे रहा BSNL तो हम कैसे पोर्ट कर लें, फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। देखिए, हम में से काफी लोगों के पास सेकेंडरी सिम भी होता है। अगर प्राइमरी सिम फिलहाल आप जियो, एयरटेल या वोडाफोन का रखते हैं तो सेकेंडरी सिम तो कम से कम पोर्ट हो सकता है BSNL पे, है कि नहीं। क्योंकि अगर कॉस्ट की बात करें, जो ऑलरेडी आप कॉस्ट बेयर कर रहे हैं फॉर द सेकेंडरी सिम, तो उससे तो काफी कम है, करीब 200 रुपए, 180 समथिंग प्राइस वो दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। रूरल कंज्यूमर्स की वजह से भी BSNL बचा रहा, क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी यही दे रहा है, तो इस वजह से गवर्नमेंट को भी इसको बचाना रखना था। VRS स्कीम, अब मैंने बताया था कि इनएफिशिएंसी का एक बड़ा रीजन था, 1,70,000 के आसपास एम्प्लॉइज थे, राइट, जबकि उसके प्रोपोर्शन में उतना रेवेन्यू नहीं था। तो गवर्नमेंट ने गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्टार्ट करी। उन्होंने कहा कि देखो, आपकी सैलरीज भी टाइम पर नहीं आ पा रही थी, BSNL में एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो ऐसा करते हैं, आप VRS ले लीजिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, आपको जो भी बकाया हम 2 पार्ट में आपको वापस कर देंगे, तो यू विल बी इन बेनिफिट, और उसमें से कुछ स्टाफ को हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से इन्होंने अपने उस बोझ को यू कैन से कम किया, क्योंकि उसके प्रोपोर्शन में रेवेन्यू नहीं आ रहा था। फिर टाटा इनका प्रोजेक्ट ले रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि भरोसा जताया जा सकता है 2024 में जो एक्सपेंशन TCS ने प्रॉमिस किया है BSNL के साथ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो डिलीवर कर देगी। और ये भी कुछ तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए कि सॉवरेन बॉन्ड स्टार्ट किए, 38,000 करोड़ दिए। मैंने आपको टोटल अमाउंट बता दिया, करीब 3 लाख करोड़ के आसपास। ये गोल्डन हैंडशेक स्कीम थी। साथ में कुछ लोगों से कहा कि भाई आप अपने कोऑपरेटिव बना लो, और जो लोग यहाँ से जा रहे थे एम्प्लॉइज, और उसके बाद कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट BSNL को देने ही होते हैं वो इन कोऑपरेटिव्स को दे देंगे। तो इस तरीके से भी आपकी कमाई का जरिया जारी रहेगा। ये वो स्कीम है। नाउ द पॉइंट इज कि हमारे यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है क्या, क्योंकि अगर आप UPSC का एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। DOT क्या करता है, टेलीकॉम कमीशन क्या करता है, ट्राई का क्या काम करता है, DDSAT क्या काम करता है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि अगर टेलीकॉम की इंडिया में बात होती है तो सबसे बड़ी एजेंसी है DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो संचार मंत्रालय है उसी के अंडर ये आता है। यही समझ लीजिए है जो पॉलिसी बनाता है। जो आपके स्पेक्ट्रम के एलोकेशन होते हैं ना, जो टेंडर होते हैं, जिसका घोटाला भी हुआ था, वो एक्चुअली यही कराता है, राइट। लेकिन इसको केवल घोटाले से ना जानिए, ये मानिए कि हमारा टेलीकॉम सेक्टर जो है इतना प्रोग्रेस कर पाया, उसमें एक रीजन ये है, राइट। DOT के अंडर एक कमीशन होती है जिसको हम टेलीकॉम कमीशन कहते हैं। वो अपनी सलाहें DOT को देती है अगर कुछ नया होना हो या कुछ पॉलिसी में कुछ रिव्यू होना हो, लेकिन वो सलाह मानना या मानना DOT के जो कंसर्न मिनिस्टर होंगे उन पर डिपेंड करता है, राइट। यही बात यहाँ पर बता रखी है। अभी आगे बताऊंगा आपको ये PDF यहाँ पर मिल जाएगी, शशांक त्यागी 4G। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सारे अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहते हैं। आपका कोई ओपिनियन है, कोई टॉपिक है जिस पर आप डीप एनालिसिस चाहते हैं, आप यहाँ पर शूट कर सकते हैं मैसेज।
एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आप में से जो लोग ग्रेजुएशन में हैं और वो आज से 3 साल बाद एग्जाम देने वाले हैं यूपीएससी का, तो यू कैन ज्वाइन दिस लॉन्ग टर्म बैच। इट स्टार्ट अच्छा ये 17 यानी कि कल क्लोज हो रहा है, ये बैच 17 को क्लोज हो रहा है। तो study.iq.com पर जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो 2025 का एग्जाम दे रहा है, ये उनके लिए है जो ग्रेजुएशन में 3 साल बाद देंगे। 3 साल का कोर्स है ये, इसमें सब कुछ है, P2I प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का, ये समझिए 5 स्टेज प्रोग्राम है। ये 5 कोर्सेज हैं इसके अंदर, अलग अलग स्टेज, NCERT, फाउंडेशन, एडवांस, फिर रिविजन, SIP, MRP, सब कुछ है इसमें। और अगर आप में से कोई 2025 प्लान कर रहा है तो वो P2I बैच ज्वाइन करिएगा, त्यागी लाइफ कोड लगा के, वो फीस आपकी रिड्यूस हो जाएगी अराउंड 30,000 और आपका 18 बुक्स का सेट सभी मतलब दोनों कोर्सेज में आपके घर पहुंच जाता है। मैं पढ़ाता हूँ PSR ऑप्शनल, उसके लिए आप ये ज्वाइन कर सकते हैं और ये बैच आज स्टार्ट हुआ है। नाउ टेलीकॉम कमीशन आपको बता दिया, ये है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर एक क्वेश्चन बन जाए कि TRAI ट्राई हैज दिस पावर टू फिक्स द मैक्सिमम स्लैब ऑफ टैरिफ विद रेस्पेक्ट टू टेलीकॉम इन इंडिया, एक क्वेश्चन बन जाए ट्राई हैज नो पावर इन एनी कैटेगरी फॉर रेगुलेटिंग टैरिफ प्राइसेस इन इंडिया, यानी कि टैरिफ का मतलब होता है जो भी आप पैसा देते हो ना, मतलब जो प्लान आप लेते हो। तो एक क्वेश्चन बनाया कि भाई कोई पावर नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या है, पावर है कि नहीं है। तो जब मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दिमाग में। सबसे पहले समझिए ट्राई आया क्यों। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जब हमारे देश में ये आया तो अब हमारे पास नई नई कंपनीज आने लगी, जैसे कि एयरटेल भी उसी समय की उपज है। तो अब हमें फेयर प्रैक्टिसेस करनी थी, मतलब लिबरल साइड पे। लिबरल साइड का मतलब है हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी थी जो बाकी कंपनीज को भी पूरा स्कोप मिल सके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी नाम से पता लग रहा है, रेगुलेटर यही है, राइट, TRAI है। एक समय पर मोनोपोली थी, आपके जो गवर्नमेंट कंपनीज होती थी जैसे कि MTNL व्हेन इट कम्स टू टेलीकॉम, राइट। टेलीकॉम का मतलब टेलीफोन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब BSNL की बात कर रहे हैं तो जो इंटरनेट सर्विसेज और जो आपका मोबाइल सर्विसेज है वो सेल1 के नाम से सिम आए थे, है ना। तो जो आपका पूरा टेलीकॉम सेक्टर है उसका रेगुलेटर ये बन गया। अब छोटी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। देखो इन जनरल जो आपके टैरिफ होते हैं, अब अगर आप इन ट्राई के पास जाओ कि हाँ ये क्या हो रहा है कि 25% भाव बढ़ा दिए, तो ट्राई आपको कहेगा देखिए हम मार्केट प्रैक्टिस में बिलीव करते हैं, मार्केट फोर्सेस में बिलीव करते हैं, अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसके हिसाब से प्राइस बढ़ रहे हैं तो ठीक है। ट्राई कहेगा फाइनली हमें 5G एंड अदर टेक्नोलॉजीज IoT वगैरह में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए इन कंपनीज का बढ़ना भी जरूरी है। ऐसी बातें ट्राई हो सकता है बोल दे आपको। लेकिन ट्राई कहेगा कि देखो अगर रूरल एरियाज की बात करें या स्पेसिफिक सर्विसेज की बात करें जिसमें टेलीकॉम सेक्टर की कुछ कंपनीज के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें हम फिक्स कर सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल रूरल सेक्टर, अगर रूरल सेक्टर में हमें कनेक्टिविटी को इंश्योर करना है तो उसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर को ये नहीं कह सकते कि आप कितना ही प्राइस बढ़ा दो, तो वहां पर ट्राई के पास पावर है कैप रखने की, राइट। अगर मान लीजिए हमारी मिलिट्री सर्विसेज के लिए हम किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, हम चाहते हैं स्पेशल नेटवर्क फैसिलिटी हमारे साथ रहेगी, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो रैंडमली कभी भी प्राइवेट सेक्टर कहेगा कि हम आपकी मिलिट्री के लिए प्राइस बढ़ा दें, नहीं। वहां पर आपके लिए, क्योंकि स्पेसिफिक सर्विसेज में वहां पर एक कैप यानी कि अपर कैप लगाई जा सकती है। बाकी आपके और हमारे लिए तो भाई साहब कोई कैप नहीं है। जैसे कंपनी आप मीटिंग करेंगी और उसके बाद सोचेंगे तीनों कंपनी चलो बढ़ा दे, तो बढ़ जाएगा जैसे कि इस बार बढ़ा। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। देखो रिकमेंडेशंस ये देता है ट्राई DOT को, मतलब अल्टीमेटली जो मिनिस्टर हैं फॉर टेलीकॉम, लेकिन इनकी जो सलाहें हैं वो बाइंडिंग नहीं होती। हालांकि अगर इनकी सलाह कोई मानी नहीं जा रही है तो इनको कहा जाएगा आप रिकंसिडर कीजिए, 15 दिन के अंदर इनको रिकंसिडर करना होता है। ये तो बेसिक डिटेल है। मैंडेटरी फंक्शन क्या है कि कंप्लायंस इंश्योर करता है, यानी कि अगर कोई कंपनी जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करती तो शिकायत यहां पर दर्ज की जा सकती है, राइट। ये काम ये इंश्योर कर सकती है। आपको और हमको क्वालिटी सर्विस मिले ये इंश्योर कर सकती है। जैसे कॉल ड्रॉप का केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था कुछ टाइम पहले, बीच में कॉल ड्रॉप हो जाती थी, तो ऐसे में ट्राई के पास शिकायत की गई, तो ट्राई ने वहां पर डायरेक्शन दी इन कंपनीज को कि भाई कॉल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। TDSAT, अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है इन कंपनीज के बीच में या टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ 2 या 2 से ज़्यादा जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में, तो ऐसा मामला यहाँ पर टेकअप किया जा सकता है। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल। टैरिफ रेगुलेशन की मैंने बात की, तो ये सेक्शन है, सेक्शन 11 सब क्लॉज 2 ट्राई एक्ट, ये 2000 में अमेंड कर दिया गया था। तो जो मैंने आपको बताया बस उसी का कंसाइज फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए लिखा स्टैंडर्ड टैरिफ पैकेज STP, यानी कि भाई फिक्स कर सकते हैं लेकिन केवल स्पेसिफिक केसेस में, राइट। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे रूरल एरियाज में देखिए, रूरल फिक्स लाइन सर्विस में
नेशनल रोमिंग सर्विस में लीज सर्किट, आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले आपकी रोमिंग लगते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, चार्जेस अलग हो जाते थे, लेकिन फिर ट्राई का ही रेगुलेशन था जिसकी वजह से हमें फ्री रोमिंग मिल पाई। तो काम की है कि नहीं है ट्राई? काम की है भाई। तो अब गवर्नमेंट का क्या कहना है रिसेंट टैरिफ हाइक पर? गवर्नमेंट का कहना, देखो भाई ये तो फ्री मार्केट के हिसाब के प्रिंसिपल्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भविष्य में हमें 5G 6G IoT एटसेट्रा इन एरियाज में जाना है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, क्या BSNL वापस आ सकता है, रिवाइव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये तीनों जो हैं अपने प्राइसेस को बढ़ाते जा रहे हैं और एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट क्वार्टर के बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसमें भी बढ़ सकते हैं एज पर दिस रिपोर्ट इन बिजनेस टुडे, क्योंकि इनको अपना ARPU बढ़ाना है टू फर्दर एक्सपेंड। तो अगर ऐसा है तो लोग एक नेक्स्ट अल्टरनेटिव के पास जाएंगे। BSNL ने अपना ना वेबसाइट पे एक मैप दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि कौन सी सिटीज़, कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर 4G सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो आप उसको भी देख सकते हैं अपने आसपास कि अच्छा ठीक है यार, कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि उनके एरिया में 4G सर्विसेज अवेलेबल हैं। जैसे मैं ये वीडियो गुड़गांव से बना रहा हूँ और गुड़गांव में BSNL की 4G सर्विसेज अवेलेबल हैं, और इसी वजह से हमारे ऑफिस में कुछ लोग हैं वो अब शिफ्ट हो रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि अपना जो सेकेंडरी सिम है अब उसको हम पोर्ट करा लेंगे, क्योंकि BSNL का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक एक अल्टरनेटिव पिलर खड़ा नहीं होगा विच एक्चुअली बिलीव्स इन सोशल वेलफेयर, विच बिलीव्स इन कि भाई अल्टीमेटली आप कभी भी 25% नहीं बढ़ा सकते प्राइस को, राइट? क्योंकि कितने सारे लोग, कितनी सारी सर्विस इसी पर डिपेंड करती हैं। तो लेट्स कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस कॉज। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन हो सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ DOT एंड ट्राई इन इंडियाज टेलीकॉम सेक्टर। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप शेयर भी कर सकते हैं। ख्याल रखिए।